morning, students. Today we will read the first poem of English class 10. Okay, English. Okay, class 10. What we have to read today? We are just going to read the first poem of English book. The name of poem is what? Dust of Snow. What is the name of poem? The name of poem is Dust of Snow. This poem has been written by Robert Frost. By whom? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये पोएम लिखा गया है। एक्चुअल में यदि हम लोग बात करें रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो रोमांटिक पोएम राइटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। मीन्स रोमांटिक पोएम मतलब ये मत समझ लेना तुम लोग कि मूवीज वगैरह में, सीरियल वगैरह में जो रोमांटिसिज्म दिखाया जाता है, रोमांस, वो सब नहीं। Here the term romantic means what? Beauty of nature में डूबना, means to see the beauty of nature, to explain the beauty of nature, to write about the beauty of nature। ठीक है, मतलब कहने का कि हमारे जो ये पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनका जो इंटरेस्ट है वो नेचर में बहुत ज्यादा है। ये नेचर को एक्सप्लेन काफी अच्छे तरीके से करते हैं। मीन्स नेचर को मैनुअल रूप दे देते हैं। ठीक है, और इनके हर पोएम में आपको वही मिलेगा, झलक मिलेगा, टू द सोल ऑफ नेचर, ये सारा कुछ लिखते हैं। मीन्स आपको दिखेगा कि हाँ, प्रकृति से जुड़ाव रख के इसको ये लिख रहे हैं, ये प्रकृति के सौंदर्य को दर्शाना चाहते हैं। देखो, यदि हम लोग डिस्कशन करेंगे पोएम का, तो पोएम का डिस्कशन करते टाइम जो पोएम हम लोगों ने यहाँ पर हम लोग पोएम देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग थोड़ा टिपिकल है, तो उन वर्ड्स को मैंने यहाँ लिख रखा है। र्यूड बता दिया है आप लोगों को। देखो यहाँ पर र्यूड वर्ड है। र्यूड का मतलब क्या होता है? हेल्ड इन रिग्रेट, मींस टू बी सॉरो, मतलब टू बी सॉरी। ठीक है, मतलब अपने आप को क्या करना, हमें सॉरी फील करना। ओके, सुक मींस से हिलाना। ओके, हेमलॉक इज अ टाइप ऑफ poisonous tree with a small white flowers, and this tree has been mentioned in this book to represent the sorrow, means sadness को represent करने के लिए, negative thinking को represent करने के लिए हेमलॉक ट्री को रिप्रेजेंट किया गया है। क्रो को यूज किया गया है, हेमलॉक ट्री को यूज किया गया है। किस लिए? तो नेगेटिव थिंकिंग ऑफ द ह्यूमंस को बताने के लिए कि कैसे हम लोग नेगेटिव सोचते हैं इसके बारे में। मॉर्निंग मींस व्हाट? सॉरो, उदासीनता। अब देखो, हम लोग पोएम को पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले तो एक चीज मालूम होना चाहिए, वो ये कि पोएम का जो एक्सप्लेनेशन है वो दो तरह से हो सकता है। मींस अ पोएम कंटेन्स टू मीनिंग। कितना मीनिंग कंटेन करता है पोएम? दो मीनिंग। एक होता है लिटरल मीनिंग। फर्स्ट वन इज व्हाट? लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग मींस व्हाट? वर्ड टू वर्ड मीनिंग। वर्ड टू वर्ड मीनिंग। ठीक है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग। जैसे मान लो कि द वे एक रो कौवा एक रास्ते में, सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर जो है हिलाया, द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो का एक धूल, ठीक है, टुकड़ा मिट्टी, धूल टुकड़ा, ठीक है, पीस फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से, हैज गिवन माय हार्ट, मेरे हृदय को, में एक चेंजिंग लाया, अ चेंज ऑफ मूड, जो कि हमारे मूड को चेंज कर दिया, एंड सेव्ड सम पार्ट, कुछ हमारे दिन का जो दिन पूरा खराब होते जा रहा था उसको बचाने में हेल्प कर दिया। ठीक है, ये जो हो गया, ये इसका कौन सा मीनिंग हो गया? लिटरल मीनिंग हुआ। क्या हुआ? लिटरल मीनिंग। एंड सेकेंड वन इज व्हाट? सेकेंड वन इज मेटामॉर्फिकल मीनिंग। पोएम केवल पढ़ लेना बड़ी बात नहीं होती है, पोएम को केवल ट्रांसलेट कर देना बड़ी बात नहीं है। पोएम, इसको तो ट्रांसलेट कोई भी कर सकते हैं, कोई भी डिक्शनरी उठाओगे, ट्रांसलेट करके रख दोगे, फेंक दोगे, हो गया पोएम। नहीं, you should understand the
poem. Then after you will be capable of doing the question answer which has been given in your book. ठीक है, तो मेटामॉर्फिकल मीनिंग है होता है, एक होता है लिटरल मीनिंग और एक होता है मेटामॉर्फिकल मीनिंग। मेटामॉर्फिकल मीनिंग मतलब क्या, तो इस सेंटेंस के द्वारा डीपली क्या बोलना चाहता है पोएट, मींस डीप एक्सप्लेनेशन, डीप मीनिंग। ठीक है, मेटामॉर्फिकल मतलब क्या होता है, डीप मीनिंग या डीप एक्सप्लेनेशन, गहराई में जाकर क्या बोलना चाहता है रियल में इस वर्ड के द्वारा, क्या डायरेक्ट जो दिख रहा है वही बताना चाह रहा है पोयम या फिर कुछ और सोचकर, तो कुछ और सोचकर। जैसे हम लोग कोई भी मुहावरा बोल देते हैं, कोई भी बात बोल देते हैं, किसी का नाम मान लो कि रख दिए कालू रख दिए, ठीक है, कालू रख दिए, तो कालू वो बोलने के लिए कालू है, बट रियल में कालू इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो रियल में खतरनाक वाला काला है। ठीक है, इस कारण से बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो रियल मीनिंग, डीप मीनिंग क्या होता है पोयम का, वो हम लोग देखते हैं। तो दो मीनिंग होता है पोयम का, एक लिटरल मीनिंग और एक होता है मेटामॉर्फिकल मीनिंग। तो हम लोग दोनों देखेंगे। लिटरल मीनिंग तो हम लोगों ने देख लिया, अब देखेंगे मेटामॉर्फिकल मीनिंग। मेटामॉर्फिकल मीनिंग देखने से पहले हम लोग एक चीज और देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि पोयम जो होता है उस पोयम में लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया जाता है बहुत सारा। लिटरेरी डिवाइसेस ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इन फ्रंट ऑफ यू कि लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन है, कॉन्सोनेंस, एसोनेंस, एलिट्रेशन, ये सब क्या होता है, और उसके बाद राइम स्कीम, ये सब क्या है, लिटरेरी डिवाइस। तो कौन कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है इस पोयम में, वो हम लोग पहले देख लेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे रियल मीनिंग ऑफ द पोयम कि व्हाट द पोएट वांट्स टू से। ओके, literary devices which are being used in this poem is what, first of all, rhyme scheme. We talk about rhyme scheme is a literary device, you better know, I have already explained this one. Rhyme scheme इस poem में क्या है, कैसे, देखो rhyme scheme मतलब क्या, रिपीटेशन, कैसे, कौन सा किससे रिपीट कर रहा है। ये लाइन, the way a crow the dust of snow, ये और ये दोनों राइमिंग वर्ड है। ठीक है, सुक ऑन मी हेमलॉक ट्री, ठीक है, मींस कहने का कि यहाँ जो राइम स्कीम यूज हुआ है वो कौन सा है, ए बी, ठीक है, ए से बी से, मींस ए बी राइम स्कीम है इसमें। ठीक है, और इस लाइन में, इस स्टेंजा में यदि देखें, देखो ये तो पता है तुम लोगों को कि ये जो स्टेंजा पोएम है वो 4 लाइन स्टेंजा कंटेन कर रहा है, तो इसको क्वाड्रेट बोलेंगे हम लोग। ठीक है, has given my heart a change of mood, ठीक है, and saved some part, hurt part means ये C दोनों एक दूसरे से रिजेंबल। a change of mood of a day I had lived, ये D means AB CD राइम स्कीम है इस पोयम में। इस पोयम में जो राइम स्कीम है वो क्या है, AB CD। ओके, नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है वो लिटरेरी डिवाइस क्या है, वो है एलिट्रेशन। नेक्स्ट क्या है, एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन क्या है, सबसे पहले एलिट्रेशन किसे बोलते हैं, तो एलिट्रेशन तो मैं बता रखा हूं पहले ही तुम लोगों को, फिर भी बता देता हूं कि एलिट्रेशन क्या होता है। जब सेम लेटर किसी लाइन में आता है, ठीक है, और वो जो है क्या होता है, या फिर जैसे क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स जो होते हैं उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, बिगिनिंग लेटर होता है, वो सिमिलर हो या फिर प्रोनाउंसिएशन उसका सिमिलर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिट्रेशन। मींस द अपीयरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग, मींस सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। एज फॉर एग्जांपल, देखो यहाँ पर has given my heart, ha आ रहा है ना, हाँ, सेम लेटर सेम साउंड प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, अक्रेंस हो रहा है एडजेसेंट वर्ड में, क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में, तो ये क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पर ये क्या यूज हुआ है, एलिट्रेशन यूज हुआ है। एंड सेव्ड,
and saved some part, and saved some part. यहां देखो and saved some part में से, saw, some, saw, यहाँ पर भी alliteration use है. Means these are the two sentences of this poem which contains alliteration. Has given my heart and saved some part. After then, the another literary device which has been used in this poem is assonance. Assonance किसको बोलते हैं? तो vowel sound का pronunciation assonance बोला जाता है, बताया मैंने. vowel sound का pronunciation मतलब उच्चारण, जो sound आए throughout the line, यदि vowel sound आए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एसोनेंस. क्या बोलते हैं? एसोनेंस. मींस वोवेल साउंड का प्रोमिनेंस आए किसी लाइन में, उसको बोलेंगे एसोनेंस. एज फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, सुक डाउन ऑन मी. सुक में और डाउन ऑन, देखो तो वोवेल साउंड प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है. तो सुक डाउन ऑन मी, इसमें जो है क्या यूज किया गया है? एसोनेंस. मींस यहां पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? एसोनेंस. ओ साउंड इज प्रोमिनेंट हियर. ओ साउंड क्या है? प्रोमिनेंट है. सुक डाउन ऑन मी, ठीक है. प्रोमिनेंट जो वोवेल साउंड है वो कौन है? ओ. ओके. आफ्टर देन इंजैबमेंट भी यूज किया गया है इसमें. इंजैबमेंट भी यूज किया गया है. इंजैबमेंट किसे बोलते हैं? तो इंजैबमेंट यहां पर यदि बात करें तो ऑल ओवर द पोएम इंजैबमेंट यूज किया गया है. इंजैबमेंट किसे बोला जाता है? तो इंजैबमेंट मींस व्हेन एनी पोएम स्टार्ट्स एंड एंड्स, स्टार्ट हो और बीच में किसी भी तरह का स्टार्ट होकर और सीधा एक ही लाइन में खत्म होने का, एक ही सीक्वेंस में खत्म होने का क्षमता रखता हो, उसको बोलते हैं हम लोग इंजैबमेंट यूज किया गया. मींस एनी टाइप ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स बीच में नहीं यूज किया गया हो. मींस द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क्स. सेम सेंटेंस अनदर लाइन तक कंटिन्यू रहेगा बिना किसी पंक्चुएशन मार्क्स का, उसको हम लोग बोलते हैं इंजैबमेंट. ये तो पूरा पोएम में ही यूज किया गया है. पंक्चुएशन मार्क्स हम लोग को नहीं दिखा. द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. पूरा देखो एक ही लाइन में जो है यही लाइन कंटिन्यू लग रहा है कि आ रहा है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ठीक है. तो इंजैबमेंट यूज किया गया है. अब हम लोग आते हैं इस पोएम का जो मेटामॉर्फिकल मीनिंग है उस पे. इस पोएम के मेटामॉर्फिकल मीनिंग का यदि बात करें तो इसमें पोएट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो हम लोगों को बताना चाहते हैं. क्या बताना चाहते हैं? तो वो ये बताना चाहते हैं हम लोगों को कि देखो हम लोग का ह्यूमन माइंड जो है किसी भी चीज को अपने अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट करता है. किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी नेचुरल थिंग्स को या फिर आर्टिफिशियल थिंग को हम लोग क्या करते हैं? अपने अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो कि आई थिंक गलत है, ठीक है. अब देखो जैसे कौवा को हम लोग क्या मानते हैं? अपशगुन मानते हैं, इनऑस्पिशियस मानते हैं, अपशगुन मानते हैं. हेमलॉक ट्री को इनऑस्पिशियस मानते हैं. मतलब ये सब जो है उदासी का प्रतीक है, उदासीनता का प्रतीक है ये लोग हम लोगों के व्यू में. बट पोएट इस पोएम के थ्रू ये हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जो इनऑस्पिशियस थिंग्स हैं, इनऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट हैं, उसमें भी खुशी देने की क्षमता होती है. क्या होती है? खुशी देने की क्षमता होती है. इट मींस इन द व्यू ऑफ पोएट वांट्स टू से दैट कि इनऑस्पिशियस थिंग्स इवन कैन गिव हैप्पीनेस. इनऑस्पिशियस थिंग्स जो है वो भी हम लोग को हैप्पीनेस दे सकता है. ओके. और क्या बताना चाहते हैं?
पोएट इस पोएम के द्वारा तो और बताना चाहते हैं कि हैप्पीनेस कैन बी फाउंड इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम। कहीं भी देखो आदमी जो है खुशी किसी भी मोमेंट में गेन कर सकता है, कहीं पर भी मोमेंट गेन कर सकता है। इवन दैट मे बी a small smile of a child, that may be a dust of snow, that may be anything, मतलब एक छोटा से छोटा चीज में खुशी ढूंढा जा सकता है। पोएट ये बताना चाह रहे हैं कितना भी उदास हो एक छोटा बच्चा अगर तुम्हारे पास जो है हंसने लगे खेलने लगे तो तुम्हें खुशी हैप्पीनेस फील करने लगते हो, तुम जो है खुश हो जाते हो। तो पोएट बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जो है नेचर में प्रेजेंट किसी भी चीज से एक छोटे से छोटे चीज में हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं। मींस दिस टू थिंग्स एंड द थर्ड वन व्हिच we are just gaining from this poem means the poet want to say is what कि one must accept that what the nature had given। हम लोगों को जो नेचर से मिला है उस चीज को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। जो भी नेचर के द्वारा हम लोगों को दिया जा रहा है उससे उसमें संतुष्टि ढूंढना चाहिए हम लोगों को अपना। ठीक है, इस पोयम के द्वारा पोएट बताना चाह रहे हैं। पोएट बता रहे हैं कि एक दिन की बात है, मैं काफी उदास था, मतलब मैं काफी सैड था, काफी सौरों में था, काफी उदास था और उदासीनता के साथ मैं टहलते हुए जा रहा था। एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हो गया। हेमलॉक ट्री जो कि जिसको मैं मतलब लोग आप सगुन ही मानते हैं, उस हेमलॉक ट्री के नीचे मैं खड़ा हो गया। तभी वहां से उस पेड़ पर एक कौवा आया और कौवा जो है अपना नहीं अपने आप को ब्रांच पे एडजस्ट करने का कोशिश कर रहा हो या फिर किसी वजह से उस कौवे के कारण उस पेड़ का टहनी जो है हिला, ब्रांच हिला, पत्ता हिला और उस पत्ता के हिलने के कारण स्मॉल ड्रॉप ऑफ स्नो मेरे बॉडी पर गिरा। ठीक है, मीन्स आई गॉट अ डस्ट ऑफ स्नो। स्नो के बूंद को ये डस्ट से कंपैरिजन कर रहे हैं। क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? क्योंकि इतना छोटा पार्टिकल्स है, इतना छोटा ड्रॉप है वो स्नो का कि उसको ये डस्ट से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब वो इनकी बॉडी पर गिरा। इन्होंने बताया, मैं ये बता रहे हैं कि मैं काफी सैड था, काफी सौरों में था, काफी दुखी था। मेरा वो दिन जो है मतलब लगभग जो है ये खत्म होने वाला था, खराब होने वाला था, पूरी तरह बर्बाद हो जाने वाला था वो दिन, वो उस दिन। ठीक है, जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि आज का दिन बहुत घटिया गया, 3 बजे 4 बजे तक, 2 बजे 3 बजे शाम तक सोचे आज का दिन एकदम घटिया चला गया और सडनली 4 बजे कोई एक ऐसा मोमेंट आता है जिसके कारण काफी मजा आता है, काफी हैप्पीनेस फील करते हो, काफी तुमको खुशी फील होता है, जॉय फील करते हो, तो बोलोगे मेरा आज का दिन बर्बाद हो जाता। अब बोलोगे जाता, अभी थोड़ा देर पहले बोल रहे थे हो गया, बट थोड़ा देर बाद जैसे ही एक छोटे से मोमेंट ने तुम्हें कुछ खुशी दे दी, तुमने ये सोचा कि आज का दिन मेरा बर्बाद हो जाता, खराब हो जाता, बट थैंक्स टू दिस हैप्पी मोमेंट, दिस जॉयफुल मोमेंट कि ये हमारा दिन क्या कर दिया, आज का दिन खुशहाल बना दिया, खुशी से भरा बना दिया, मजा आ गया, आज का दिन बर्बाद होने से बच गया मेरा। ठीक है, यही पोएट इस पोएम के द्वारा बताना चाह रहे हैं कि जैसे ही मेरे बॉडी पर उस हेमलॉक ट्री से एक डस्ट ऑफ स्नो, एक पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो हमारे बॉडी पर गिरा, मुझे काफी आनंद फील हुआ, मैं अपने आप में काफी खुशी फील किया। ठीक है, मतलब मेरा मूड जो है सडनली क्या हो गया, चेंज हो गया। मैं जो इतना दुखी था, अब मैं नेचर के सौंदर्य को देखने लगा, नेचर के सौंदर्य में डूब गया, कितना खुशी फील कर रहा था मैं इस स्नो के ड्रॉपलेट्स के मेरे बॉडी पर गिरने के कारण, इतना मेरा बॉडी जो है आनंदमयी हो गया, ये फीलिंग बता रहे हैं। ठीक है, कि सडनली जो है वो ड्रॉप गिरने के कारण मेरा मूड चेंज हो गया और इस कारण से जैसे ही मेरा मूड अच्छा हो गया, मैं इस नेचर के सौंदर्य को मतलब सौंदर्य में डूब गया, इसके इंटरेस्ट को एंजॉय करने लगा, तो मेरा वो दिन जो पूरी तरह बर्बाद होने वाला था वो
किसी तरह बर्बाद होते होते बच गया। एंड नाउ आई एम फीलिंग हैप्पी, और अब मैं क्या हूं, काफी खुशी फील कर रहा हूं, काफी हैप्पी फील कर रहा हूं। ये पोएट के द्वारा बोला जा रहा है। इनके कहने का मतलब है, ये बताना चाह रहे हैं पोएट इस पोएम के द्वारा कि देखिए मैं इतना दुखी था, इतना सैड था, इतना सौरों में था, फिर भी मुझे खुश किसने किया, जिसे मैं और मेरा समाज मीन्स हमारा ह्यूमन काइंड, ह्यूमन माइंड, हम ह्यूमंस जिसे क्या मानते हैं, अपशगुन मानते हैं, इनऑस्पिशियस मानते हैं, वो हमारे पूरे दिन को क्या कर दिया, ठीक कर दिया, सुखद कर दिया, खुशहाल बना दिया। तो कैसे इसको इनऑस्पिशियस माना जाए, कैसे आप इनऑस्पिशियस इसको बोलते हैं, जबकि इसने खुशी दिया। आप तो बस हम लोगों के व्यू में, माइंड में तो यही बैठा हुआ है कि a crow gives us sorrow only, a hunger tree will harm us only, means gives us sorrow only, कि ये दोनों केवल दुख का ये सिंबल है, ये जो है हम लोगों को केवल दुखी करेगा, खुशी नहीं पहुंचाएगा। अरे भाई, ये आपका मस्तिष्क है जो ये सोच रहा है कि ये केवल दुख ही पहुंचाएंगे। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये केवल दुख ही पहुंचाते हैं, तो फिर बताइए कि मेरे साथ ये जो हुआ और मैं जो दुखी था, अब अपने आप में काफी हैप्पी फील कर रहा हूं, और वो भी हैप्पी फील करने का कारण कौन है, तो दैट इज क्रो एंड हेमलॉक ट्री। फिर मैं कैसे बोल सकता हूं कि ये क्रो और हेमलॉक ट्री जो है वो क्या है, सौरों का सिंबल है, इनऑस्पिशियस है, अपशगुन है। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग, ये तो हमारा पोयम का एक्सप्लेनेशन था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन, फ्रॉम दिस पोयम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी आस्क्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट। पोएट का इंट्रोडक्शन तो बता दोगे, कैसा कैसा पोयम लिखते हैं, पोएम इनको किस चीज में इंटरेस्ट है, एक दो पोयम इनका जो ये पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, और भी नेचर से रिलेटेड एक दो पोयम का नाम लिख देना, बता देना। देन आफ्टर यू विल बी आस्क्ड कि राइट द समरी ऑफ द पोयम। तो समरी पोयम का लिख सकते हो इजी वे में, जो मैंने अभी बताया, एक्सप्लेन किया, उसको शॉर्ट में क्या कर दोगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दोगे। और अनदर जो क्वेश्चन और क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो हम लोग अभी जस्ट तुरंत देख लेते हैं। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन इस पोयम से रिलेटेड हैं, वो क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोयम में है क्या? तो डस्ट ऑफ स्नो जो पार्टिकल्स जो गिर रहा है पेड़ से, ठीक है, मीन्स टीनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो को डस्ट ऑफ स्नो के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, another question asked is what does the poet say has changed his mood। पोएट के व्यू से उसका मूड कौन चेंज करता है? तो मतलब जो सौरो मूड में रहता है पोएट, फिर उसका मूड सडनली चेंज हो जा रहा है, तो किस कारण से चेंज हो जा रहा है? तो पोएट का मूड ऑलरेडी आई हैव सेड कि जो डस्ट ऑफ स्नो गिर रहा है उसके बॉडी के ऊपर, वो पार्टिकल जो है, वो डस्ट ऑफ स्नो जो है उसके मूड को क्या कर दे रहा है, चेंज करने में हेल्प कर रहा है। हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड। तो पोएट मूड कैसे चेंज हो गया? पोएट का मूड का यदि चेंजिंग का बात करें तो पहले जो है पोएट क्या था, पोएट जो है ये दुखी था और सडनली क्या हो गया, इंस्टेंटली वो हैप्पी हो गया उस टीनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो के अपने बॉडी के ऊपर गिरने के कारण। ठीक है, उसके बाद हम लोग यदि डिस्कस बात करें किसका, अनदर क्वेश्चन का, तो अनदर क्वेश्चन क्या है? अनदर क्वेश्चन है व्हाट, if we talk about the another question, what is the another question? How does frost present nature in this poem। अब इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पोयम में जो है जो पोएट हैं वो नेचर को किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स किस तरह दर्शा रहे हैं, कैसे नेचर को जो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो नेचर को एक्सप्लेन करने का तरीका देखिए कैसे है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है,
इस क्वेश्चन से रिलेटेड इसमें और आगे लिखा हुआ है, द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। ठीक है, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। ज्यादातर जो पोएम में जो बर्ड्स का नाम यूज किया जाता है वो कौन कौन सा बर्ड्स का नाम यूज किया जाता है, ये तो जनरली जो पोएम में बर्ड्स का नाम लेते हैं, जैसे हम लोग एस्पैरो का नाम लेते हैं, नाइटिंगेल का नाम लेते हैं, पीकॉक का नाम लेते हैं, ये सब ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं नाम पोएम में। इन स्पाइट ऑफ बर्ड्स लाइक क्रो, ये सब क्रो का तो बहुत कम ही यूज हम लोग देखेंगे पोएम में। ज्यादातर पोएट जो है पोएम में पीकॉक का, नाइटिंगेल का, स्पैरो का, ये सब का यूज करते हैं। क्यों? ये सब जो है हैप्पीनेस को दर्शाता है, दैट्स व्हाई। अनदर क्वेश्चन जो है इसी में, अनदर क्वेश्चन है, कह रहा है कि डू यू थिंक ए क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स, is often mentioned in poem, what image come to your mind when you think of a crow। जब क्रो के बारे में तुम सोचते हो तो तुम्हारे माइंड में कैसा सोच आता है, क्या सोचते हो, मतलब तुम्हें कैसा लगता है। तो देखो भाई, ये इस पोएम में जो क्रो का यूज किया गया है, तो क्रो का यूज तो मेनली सैडनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, और सही बात है। जब हम लोग क्रो को देखते हो, कौवा यदि काव काव करता है तुम लोग के घर के पास, तुम लोग बोलने लगते हैं, मतलब ये जो है किसी एक तो होता है कि चलो ठीक है किसी दुखद समाचार का ये प्रतीक है। मीन्स कौवा को जो है हम सुबह सुबह यदि उठकर कौवा देख लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि जतरा खराब हो गया। ठीक है, मतलब कहने का कि हम लोग इसको किस रूप में देखते हैं, निगेटिव सेंस में इसको ये करते हैं, डूम के रूप में इसको फील करते हैं। डूम मीन्स व्हाट, रिप्रेजेंटेटर ऑफ शैडो। ठीक है, देखो वहां पर समरी में हमने एक वर्ड यूज किया है आयरॉनिकल। आयरॉनिकल मैंने जब लेटर टू गॉड पढ़ रहे थे हम लोग तो मैंने एक्सप्लेन किया था आयरॉनी। आयरॉनी मीन्स व्हाट, निगेटिव, जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं होना। ठीक है, अनदर क्वेश्चन अगेन, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, व्हाई doesn't the poet write about a more beautiful tree such as maple or an oak or a pine। कह रहा है हेमलॉक ट्री क्या है, तो हेमलॉक ट्री देखो, हेमलॉक ट्री जो है एक ऐसा ट्री है जो कि जैसे मोस्टली जितने भी प्लांट जैसे ट्री है, ओक ट्री, मेपल ट्री या फिर पाइन ट्री, ये सब जो है क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है लार्ज अमाउंट में। ठीक है, जिसके कारण हम लोग जो है उसको क्या मानते हैं, मतलब उसको अच्छा व्यू से देखते हैं कि ये दिस इज गुड फॉर अस, जबकि ये जो है इसके अपोजिट है। और दैट्स वाई ये मेपल ट्री जो इस पोएम में यूज किया गया है वो किसके लिए, किस रूप में यूज किया गया है, निगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए। किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, निगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, जबकि फिर देखेंगे हम लोग कि ये निगेटिव एनर्जी जो हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा होता है ऐसा होता है, वो जो जब हम लोग ये देख रहे हैं तो ये कुछ नहीं, बस एक क्या कर रहे हैं, हम लोगों के सोच को जो है चेंज कर दे रहा है पोएम के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब कहने का कि इफ यू वांट टू राइट द आंसर यू विल राइट कि ट्रीज आर आल्सो सीन एज माइटी क्रिएचर imparting wisdom. As they are too old, they give out oxygen and absorb the carbon dioxide, which is connected with absorption of all the negative energy. But there are what, trees that are poisonous too, like hemlock tree. The poet doesn't mention a more beautiful tree such as maple, oak or pine because he wants to indicate a sad scene. Being poisonous, a hemlock tree is considered bad and so he refers to it. This is the answer of this very question. When you have been asked what is a hemlock tree, why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as maple or an oak or a pine? Another question, what do the crow and hemlock represent, joy or sorrow? क्रो और हेमलॉक किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जॉय को या फिर सौरो को? तो क्रो और हेमलॉक
यहाँ पर पोयम में या फिर ह्यूमन माइंड में सौरव को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, अनदर क्वेश्चन इज what does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? अब देखो, जो डस्ट ऑफ स्नो क्रो के कारण गिरता है पोएट के बॉडी के ऊपर, वो एक्चुअल में है क्या डस्ट ऑफ स्नो? तो डस्ट ऑफ स्नो यदि हम लोग बात करें तो वो एक पार्टिकल है, टीनी पार्टिकल है किस चीज का? स्नो का, जो कि हैप्पीनेस प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है किसको? तो पोएट को। It means both if you will be asked the answer of this question, then the answer of this question is what? Both crow and hemlock tree represent sorrow. Frost has used both the negative creatures, crow and hemlock, as the carriers of positivism and strength that transformed his day for the better by not using birds like a sparrow, nightingale, peacock, trees like maple, oak, pine, ये सब जो है इसका यूज नहीं करते हैं। पोएट जो है केवल इन्हीं सब का यूज करते हैं। The poet has tried to break down all the preconceived notions we have about certain agents of nature. He has tried to make us understand that we see the world not as how it is, but as how we want to see it. Thus the crow sitting and hemlock tree together made his day better. The dust of snow stands for joy. अब देखो, मतलब कहने का कि आप लोग इस आंसर को ऐसे लिख लोगे, पोएट जो है बताना चाह रहा है, पूछा जा रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो से क्या समझ रहे हैं, हेमलॉक ट्री से क्या समझ रहे हैं, क्यों यूज किया गया? तो भाई पोएट जो है स्पैरो, नाइटिंगेल, ये पीकॉक, ओक ट्री, पाइन ट्री, ये सब का भी यूज कर सकता था, मगर एक्चुअली पोएट का जो मेन मकसद है वो ये है कि लोगों को बताएं कि आप जिसको अपने व्यू से उसका इमेज बना दिए हैं ये गलत है। आप नेचर के उस ऑब्जेक्ट्स को उसी के अकॉर्डिंग देखिए जैसा वो है, मतलब कहने का कि वो जैसा दिखाना चाहता है वैसा देखिए ना। आप अपना प्रीकंसेप्शन क्यों लगा रहे हैं, पूर्वानुमान क्यों लगा रहे हैं कि वो खराब है तो खराब है, ये बताना चाह रहा है पोएट। इस तरह से हम लोगों का ये चैप्टर फिनिश हो गया। यू विल लर्न दिस चैप्टर एंड राइट द क्वेश्चन आंसर व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड टुडे। इन अनदर क्लास वी विल रीड द नेक्स्ट पोएम Ice and Fire, means fire and ice we will read in the next class. Okay.